नमस्कार दोस्तों। अब तक चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के नाम पर भारत को काफी ज्यादा तनाव देने की कोशिश करी और इसने तनाव दिए भी हैं। अब भारत एक्शन के मूड में आ गया है और भारत ने यह ठान लिया है कि जो जिस लैंग्वेज में समझे उसे उसी लैंग्वेज में समझा देना चाहिए और इसीलिए भारत ने अब चाइना की ही नीति अपनाना शुरू कर दिया, उसी के लैंग्वेज में उसे जवाब देने की शुरुआत कर दी है। पर इससे पहले आप जरा ये देखिए कि अब तक चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के नाम पर हमें किस किस प्रकार के तनाव दिए हैं, क्योंकि तनावों की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश और ऊपरी भाग जो है ये किससे साझा होता है? तिब्बत से। यानी तिब्बत किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। तो ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाके में अचानक से सड़कें बनाना शुरू कर देता है। अचानक से इस बॉर्डर वाले इलाके में छोटे छोटे गांव बसाना शुरू कर देता है। अचानक से इस बॉर्डर वाले इलाके में कई प्रकार के सैनिक तैनात कर देता है। इसी बॉर्डर वाले इलाके में अचानक से हजारों तामझाम यानी कि हथियार लाकर रख देता है। और हद तो तब इसने कर दी जब अरुणाचल प्रदेश के कई सारे इलाकों का नाम इसने बदलना शुरू कर दिया और उनका नाम चाइनीज लैंग्वेज में चाइना के नाम पर रख दिया। कई बार चाइना जो अपना नया नक्शा जारी करता है, उस नक्शे के अंदर अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताते हुए इसे जारी कर दिया और बोल दिया कि भारत का अरुणाचल प्रदेश नहीं है, यह हमारा दक्षिणी तिब्बत है। इसके साथ ही 2026 के अंदर चाइना ने इसे दक्षिणी तिब्बत के साथ साथ एक और नया नाम दिया है और नाम है जांगनान। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम क्यों करता है, अरुणाचल प्रदेश के कई सारे इलाकों का नाम क्यों बदलता है, सबसे बड़ी बात चाइना की नजर अरुणाचल प्रदेश पर है क्यों, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और भारत सरकार ने अब ऐसा कौन सा एक्शन लेना शुरू कर दिया है, उसके बारे में भी जानते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा ये सुनिए, 2017 के अंदर चाइना ने एक नए प्रकार की हरकत शुरू करी थी, जो बात कदापि भारत के लोगों को समझ में नहीं आई थी। अचानक से 2017 के अंदर अरुणाचल प्रदेश के 5 इलाकों का नाम चाइना ने बदलकर अपनी लैंग्वेज में अपना ही कुछ नाम देकर साझा करके जारी कर दिया कि भाई साहब अरुणाचल प्रदेश के 5 इलाके अरुणाचल प्रदेश के नहीं है, चाइना के हैं। ठीक है भाई साहब। 2020 आया और 2020 के अंदर चाइना ने एक साथ अरुणाचल प्रदेश की 35 जगहों का नाम बदलकर पूरी तरीके से उसे चाइना के मैप में जारी कर दिया। अब इस बात को लेकर भारत में गुस्सा बढ़ने लगा। 2020 के अंदर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि आप जिस प्रकार की हरकत कर रहे हो वो बहुत गलत है, क्योंकि यह इलाका हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर आता है, ये कोई तिब्बत का इलाका नहीं है, ना कोई चाइना का इलाका है, आप इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकते। फिर भी चाइना को समझ में नहीं आया। फिर 2025 में 5 साल पूरे निकले। 2025 के अंदर अरुणाचल प्रदेश के एक साथ 20 जगह का नाम इसने बदलकर फिर से चाइनीज लैंग्वेज में उनका कुछ न कुछ अलग अलग नाम दे दिया। अब भारत को गुस्सा आना शुरू हो गया कि भाई साहब इतनी बार इसको समझा दिया, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए भारत ने सोचा कि चलो चाइना को उसी के लैंग्वेज में समझाने की शुरुआत करते हैं। अब क्या किया है, 2026 के अंदर भारत सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश का नया नक्शा जारी किया गया और अरुणाचल प्रदेश के हर एक इलाके को ठीक उसी प्रकार का नाम दर्शाया गया जो वास्तविक तरीके से उसका नाम है। यानी अरुणाचल प्रदेश के हर एक इलाके का भारतीय नाम मैप में जारी किया गया और यह क्लियर कर दिया गया कि जिस जिस इलाके पर अरुणाचल प्रदेश के खास करके उन इलाकों पर जहां पर चाइना अपना क्लेम करता है वो इलाका उसका नहीं है, वो इलाके किसके हैं? भारत के हैं। ये कहते हुए नए प्रकार का नक्शा जारी किया और भारत के विदेश मंत्रालय ने टैग कर दिया किसको? इसको, यानी कि चाइना के विदेश मंत्रालय को टैग कर दिया। अब यह कार्रवाई कब हुई? अभी हाल ही में शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई। जैसे ये कार्रवाई हुई उसके बाद अब सोमवार को यानी कल के शाम को वांग यी जो चाइना के विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि भारत जो हरकत कर रहा है वो बहुत गलत है।
क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इनका नहीं है, ये हमारा दक्षिणतम इलाका है, यानी कि दक्षिणी तिब्बत है। और दक्षिणी तिब्बत का नाम बदलकर आप एक बार फिर से चाइना के साथ युद्ध जैसा तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखो ये क्या करता है, बार बार नाम बदलता है। भारत ने भी अब कौन सी नीति अपनाई, बिल्कुल चाइना के जैसी नीति अपनाई और यहाँ पर नाम बदलने की शुरुआत कर दी। अब आप में से कई सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि नाम बदलने से क्या हो जाता है। जरा सुनिए, चाइना की सबसे बड़ी प्लानिंग क्या होती है, नाम बदलने से ही शुरुआत होती है और लास्ट में जाकर वो कब्जा करता है। जैसे आप मानिए कि चाइना ने एक कोई पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम भारतीय नाम पर था, उसे हटाकर क्या किया, चाइना का कोई नाम दे दिया। नाम देने के तुरंत बाद ये क्या करेगा, अपने नक्शे में उस जगह को जारी करेगा। और ये कोई 1-2 साल नहीं करेगा, लगभग 20-25 साल ऐसा करेगा। और ऐसा करने के बाद धीरे धीरे उस इलाके में क्या करेगा, सड़क बनाने की शुरुआत करेगा। जब यहाँ सड़कें कंप्लीट हो जाएगी तो धीरे धीरे यहाँ पर 1, 2, 5, 10, 100 के आसपास सैनिक लाकर बिठाएगा। फिर धीरे धीरे सेना की संख्या बढ़ेगी, फिर यहाँ पर चेक पोस्ट बनेगी, फिर यहाँ पर एक बड़ी चौकी बनेगी और फिर यहाँ बड़े बड़े हथियार तामझाम लाकर रख देगा। और बाद में जाकर ये क्या बोलेगा, ये इलाका तो हमारा है, यह इलाका उस देश का कभी था ही नहीं। क्योंकि चाइना के साथ में 14 देशों की बॉर्डर साझा होती हैं और उनमें से कई सारे देश इस चाइना की वजह से दुखी हैं, क्योंकि चाइना हर देश के साथ में कुछ इसी प्रकार की नीति अपनाता है। और इसीलिए भारत क्या कर रहा है, बार बार उन जगहों का नाम बदल बदल कर ये साबित कर रहा है कि भाई साहब ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है। अब आगे आप जरा सुनिए, अब तक चाइना ने भारत को किस किस प्रकार का तनाव दिया है, शायद इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, ये जरा आप जान लीजिए। ये आप देखिए, ये है वेंकैया नायडू जी और ये है प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी कई बार अरुणाचल प्रदेश की विजिट पर गए हैं। और यहाँ चाइना को बड़ी दिक्कत है, जब जब भारत का कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर हमारी सेना का कोई बड़ा अधिकारी अगर अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाए तो चाइना को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। चाइना बोलता है कि यहाँ पर कोई भी उच्च अधिकारी नहीं आना चाहिए और अगर आना है तो हमसे परमिशन लेकर आओ, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आपका नहीं है, हमारा है। और कई बार चाइना ने विरोध किया है जब जब हमारे कोई बड़े लीडर यहाँ पहुंचे हैं। ये दोनों गए थे तब भी विरोध हुआ। पीएम मोदी और अमित शाह की जब जब यहाँ पर रैलियां हुई हैं, जब जब यहाँ पर विजिट हुई है, तब तब इसने विरोध किया है। अमित शाह यहाँ पर 3 बार गए हैं और पीएम मोदी यहाँ 8 बार गए हैं और हर बारी जो है चाइना ने यहाँ विरोध किया है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, आप यहाँ नहीं आ सकते। ये कितनी बड़ी बात है, आप जरा सोचिए। लगातार चाइना यहाँ पर विरोध करता रहा। आगे एक और बहुत बड़ी शॉकिंग बात जाने उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिलेगी, आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का पासपोर्ट और ये है चाइना का पासपोर्ट। अब ये बात आप जरा सुनिए और इसके ऊपर मैं जरूर चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिख कर जाएं। ये दोनों पासपोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें किसी देश की यात्रा करना है तो हमारे पास में हमारे देश का पासपोर्ट तो होना चाहिए। अब जरा सुनिए चाइना क्या बोलता है। जब जब अरुणाचल प्रदेश का कोई निवासी चाइना के विजिट पर जाता है, चाहे वो कोई देश का खिलाड़ी हो या फिर कोई इंजीनियर हो, कोई साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक, कुछ भी हो, यानी चाइना के यहाँ पर कभी भी किसी भी अरुणाचल प्रदेश के व्यक्ति की अगर आधिकारिक यात्रा हो या ऐसे ही नॉर्मल घूमने के लिए गया हो तो चाइना के एयरपोर्ट पर क्या कहा जाता है पता है, आपके पास में चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए। और पहली बात तो ये देश आपका है, यानी चाइना आपका है, आपको यहाँ आने से पहले किसी प्रकार की इजाजत की जरूरत नहीं है, ना आपको इंडियन पासपोर्ट की जरूरत है। और ऐसा हकीकत में हुआ है। अभी हाल ही में 2014 के अंदर हमारे एक साइंटिस्ट की विजिट हुई थी, तब चाइना ने यही कहा था कि आपके देश में आने के लिए आपको किसी देश का पासपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है, आप चाइना के अंदर आराम से घूम सकते हैं। अभी 2025 के अंदर एक महिला वहां गई थी तो चाइना ने बड़ा बुरा बर्ताव किया था कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश के हैं, यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको ऐसी चीजों को नहीं लाना चाहिए था, इंडियन पासपोर्ट को लाना नहीं चाहिए था। ये आप देखिए, ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर कह दी गई है। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि वास्तविक विवाद है क्या, अरुणाचल प्रदेश पर आखिरकार चाइना की नजर क्यों है।
देखो, अक्साई चीन पर नजर थी, वो हमें समझ में आता है क्योंकि पूरे तिब्बत पर कब्जा किया था और पूरे तिब्बत में शिनजियांग प्रांत से यहाँ जाने के लिए इसे रास्ता चाहिए था। इतना घूम कर आए तो तकरीबन 1800 से 2500 किलोमीटर आना पड़ेगा। शॉर्टकट में आने के लिए 179 किलोमीटर की सड़क बनाई, अक्साई चीन में होकर निकल गया, हमारा इलाका इसने छीना, ये समझ में आता है। पर आप जरा देखिए अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम क्यों करता है, इसके बारे में आप जरा सुनिए। हुआ क्या था, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1914 से। 1914 से कैसे? पूरा का पूरा भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, ब्रिटिशर भारत हुआ करता था। और ब्रिटिश भारत जो है, ये जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, भारत की बॉर्डर लाइन खींच रहे थे कि भाई हमारी सीमा यहाँ तक साझा हो रही है, आगे किसी देश की है, फिर नेपाल की बॉर्डर कहाँ तक है, भूटान की कहाँ तक है। तो हर देश के साथ में क्या कर रहे हैं, बॉर्डर साझा कर रहे थे कि भाई ब्रिटिश भारत इतना बड़ा है और बाकी किसी और देश की वो भूमि है। अब यहाँ पर तिब्बत को लेकर कई प्रकार की चीजें सामने आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा इलाका कहाँ तक है। इसी बात को लेकर हमारे देश में उस समय एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, सर हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हमें बैठकर बातचीत करना चाहिए और सीमा विवाद को सुलझा लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ तक सीमा किसकी है। ठीक है भाई, शिमला के अंदर एक बैठक का आयोजन किया गया, है ना। शिमला के अंदर बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मेन लीडर कौन बना था, हमारे देश में रहने वाला एक अंग्रेज हेनरी मैकमोहन। एक तरफ कौन आते हैं, तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ये जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो आ जाते हैं, और एक तरफ चाइना के जो प्रतिनिधित्व करता होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। सब बैठकर 1914 के अंदर चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब अरुणाचल प्रदेश किसका है, भारत का इलाका है, और अरुणाचल प्रदेश से ऊपर वाला जो इलाका है यहाँ से आप मान सकते हैं ये क्या है, ये तिब्बत का इलाका है। इसीलिए हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और बोल देते हैं कि यहाँ तक भारत का इलाका है। ठीक है भाई, 1914 में ये डिसाइड हो गया कि ये अरुणाचल प्रदेश हमारा है और ये पूरा का पूरा यहाँ पर बॉर्डर इलाका खींच दिया गया है, सीमा खींच दी गई। अब इस सीमा को कुछ नया नाम देना था और इसी वजह से अंग्रेज अधिकारी ने बोला कि और कोई नाम दे ना दे, मेरा सरनेम ही दे दो, यानी मैकमोहन ही नाम इसको दे दो। तो यहाँ भारत और चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर लगती है उसे क्या कह दिया गया, मैकमोहन रेखा बोल दिया गया, और यहाँ पर पूरी तरीके से सिग्नेचर हो गया और सारा काम धाम खत्म हो गया। अब ये बात जो है बहुत बुरी लगी थी किसको, चाइना के अंदर बैठे हुए एक अधिकारी जिनका नाम था माओ जेदांग। यानी 1914 में ये फैसला हो चुका था और माओ जेदांग की सरकार जैसे ही 1949 में चाइना में सरकार बनाती है तो इनको वो बात बहुत बुरी तरीके से खटक रही थी कि तिब्बत होता कौन है बॉर्डर लाइन खींचने वाला, तिब्बत होता कौन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करने वाला, क्योंकि इसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय होगी तो वो केवल चाइना करेगा। जरा सोचो, चाइना बोल रहा है किसी और देश के लिए, किसी और देश की बॉर्डर लाइन को लेकर। जरा देखिए किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया माओ जेदांग की तरफ से। और माओ जेदांग में इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ गया कि अब तक हम तिब्बत को बोलते थे कि यह हमारा गुलाम बनेगा, और अब हम मानेंगे कि तिब्बत पूरी तरीके से हमारा गुलाम होना चाहिए, और अगर तिब्बत हमारा गुलाम होगा तभी है मैकमोहन लाइन खत्म होगी और अरुणाचल प्रदेश का इलाका भी किसका होगा, केवल और केवल हमारा होगा। माओ जेदांग ने पीएलए को आदेश दिया, यानी चाइना के जो सैनिक है ना उन्हें पीएलए बोला जाता है, पीपुल लिबरेशन आर्मी इसे कहा जाता है। पीएलए को आदेश दिया कि क्या करो, सीधा घुस जाओ तिब्बत के अंदर। तो चारों तरफ से चाइना के सेना जो है कहाँ घुस गई, तिब्बत के अंदर घुस गई, और तिब्बत के लड़ाकों के साथ में, तिब्बत की सेना के साथ में युद्ध होता है और अंततः तिब्बत की सेना युद्ध हार जाती है और वो हथियार डाल देती है। जैसे ही वो हथियार डालते हैं और पूरी तरीके से तिब्बत किसके कब्जे में चला जाता है, चाइना के कब्जे में चला जाता है। और जैसे ही चाइना के कब्जे में जाता है तो चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में क्लेम करना शुरू कर देता है कि यहाँ तक हमारा इलाका है, जिसे हम साउथ तिब्बत यानी दक्षिणी तिब्बत के नाम से जानते हैं, ये वाला इलाका हमें चाहिए। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूँ, यही क्वेश्चन कुछ समय पहले चाइना से अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने किया था, है ना, अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने किया था। आप जरा सुनिए, आप जरा देखिए कि भारत की बॉर्डर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक कहीं से कहीं तक आपको दिखाई दे रहा है कि हम चीन के साथ में बॉर्डर साझा कर रहे हैं, नहीं ना।
हम किसके साथ बॉर्डर साझा कर रहे हैं? हम तिब्बत के साथ बॉर्डर साझा कर रहे हैं। तो फिर चाइना का अरुणाचल प्रदेश हुआ कैसे? ये बोलता है ना अरुणाचल प्रदेश हमारा है। हम तो तिब्बत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, और जो बॉर्डर रेखा खींची गई थी उसे तिब्बत के प्रतिनिधित्वकर्ता ने माना था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है, अरुणाचल प्रदेश से आगे वाला इलाका हमारा है। तो फिर ये चाइना होता कौन है ये बात बोलने वाला? और आप जरा देखो, जब इसने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था ना, तो भारत में कई सारे अधिकारी घबरा गए और उन्होंने बोला कि इस पूरे बॉर्डर लाइन पर हमारी सेना को लाकर खड़ा करो, नहीं तो होगा क्या, तिब्बत से आगे बढ़कर भारत के इलाके में घुस जाएगा। और जब तिब्बत के ऊपर चाइना कब्जा कर रहा था ना, तो हमारे कई सारे सैनिक यहाँ आकर खड़े हो गए थे। हालांकि उस समय चाइना का लक्ष्य भारत नहीं था, चाइना का लक्ष्य था केवल तिब्बत, और उसे इसने हासिल कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक और बात पूछना चाहूंगी कि जब भारत से पीओके छीना गया था, है ना, भारत से पीओके छीना गया, और 1 जनवरी 1950 को ये यूएन आकर बोलता है कि मैं तो यहाँ पर एलओसी खींच रहा हूँ, सीज फायर लाइन खींच रहा हूँ। इस यूएन की बात भारत ने तो मानी थी। आप मुझे जरा बताओ कि हमारे मामले में तो यूएन बड़ा एक्टिव होता है, भारत पाकिस्तान के मामले में तो ये पूरा का पूरा देश हड़प गया ये चाइना। उस समय क्या यूएन पूरी तरीके से गहरी नींद में सो रहा था? आज दिन तक यूएन को ये सारी चीजें दिखाई नहीं दी, और आज भी कई बार जो है चाइना ये बात को क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। तो क्या कभी यूएन को ये बात समझ में नहीं आई कि पूरा का पूरा तिब्बत हड़पने के बाद ये भारत के इलाके में क्लेम कर रहा है मुझे कुछ करना चाहिए? काहे का यूएन है भाई? इस यूएन ने आज दिन तक किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया है। और अगर सबसे खतरनाक किसी ने स्टेटमेंट दिया था तो वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। पेमा खांडू जी की तरफ से कहा गया कि मैं चाइना से पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे साथ हमारी कौन सी बॉर्डर साझा होती है जिसे लेकर तुम बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपना बता देते हो? तुम्हारे साथ तो हमारी सीमा भी साझा नहीं होती है। अब जरा हकीकत सुनो कि चाइना के पेट में दुखता क्या है, क्या ऐसा दर्द है जिस वजह से ये अरुणाचल प्रदेश को लेना चाहता है। अब जरा सुनिए, 1962 के अंदर 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध हुआ अक्साई चीन को लेकर, है ना। और ये जो नक्शा मैंने बताया है ना, ये चाइना की तरफ से जारी किया गया नक्शा है, जिसमें इस वाले भाग को अलग दिखाया गया, इस वाले भाग को अलग दिखाया गया, और ये हमारे मैप को इसने पूरी तरीके से काट दिया, है ना। ये हमारा ओरिजिनल मैप है, इसको इसने काट दिया है। अब देखो 1962 के अंदर 2 मोर्चे पर लड़ाई हुई। चाइना के सैनिक अक्साई चीन यानी लद्दाख वाले इलाके में भी अटैक करते हैं, और एक साथ इधर अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में भी अटैक करते हैं। एक तरफा 1962 में नवंबर के महीने में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं चाइनीज सैनिक, क्योंकि इनका जो लक्ष्य होता है वो पूरा हो जाता है, और ये धीरे धीरे यहाँ से पीछे हटना शुरू कर देते हैं। अब देखो अक्साई चीन में जहां तक का इलाका इनको चाहिए था वहां तक चाइना की सैनिक आ गई, यहाँ से ये पीछे नहीं हटे। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उस समय चाइना के सैनिक तुआंग, सीला, बोमडिला और बालोंग वाले इलाके तक घुस आए थे। हमारी सैनिकों की जितने भी चेक पोस्ट थे और जितने भी चौकियां थी उन सब के ऊपर इसने कब्जा कर लिया था। पर एक तरफा युद्ध विराम की वजह से चाइना ने सोचा कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है, इसे छोड़ देते हैं, हमारा लक्ष्य ये है, मिल गया अक्साई चीन, चलो यहाँ से जाते हैं। अब चाइना के सैनिक अरुणाचल प्रदेश से निकलकर चले गए, और वही सारी चीजें आज भी चाइना के दिल में खटक रही है कि उस समय अरुणाचल प्रदेश हमारे हाथ में था, उसे हमने छोड़ दिया। और ये बार बार मन में आता है। ऐसा कई बार होता है ना कि हम कोई बात करते हैं कि भाई हमें ये कर लेना चाहिए था, और अगर हम उस बात को वापस रिपीट ना करें तब तक दिक्कत होती है। तो अब चाइना के पेट में वही दुख रहा है कि उस समय अरुणाचल प्रदेश हमारे हाथ में था, हमने छोड़ दिया, अब हमें अरुणाचल प्रदेश वापस लेना चाहिए। और उसी बात को लेकर 1962 के बाद 1986 में भी अरुणाचल प्रदेश के तुआंग वाले इलाके के पास में चाइना और भारतीय सैनिकों का तनाव बढ़ा, और यहाँ पर छोटी मोटी झड़प भी हुई थी। और इसके अलावा वांगडुंग वाले इलाके में भी लगातार तनाव होता रहा है। 1986 के बाद 1989 के अंदर भी कई प्रकार के तनाव हुए थे, क्योंकि चाइना को ये सारी चीजें भी तो चुभती है कि इसी तिब्बत वाले इलाके से, तुआंग वाले इलाके से होते हुए ये जो हमारे पास में दलाई लामा है वो भारत के अंदर चले गए थे। ये तुआंग वाले इलाके के ऊपर तो चाइना की कुछ ज्यादा ही नजर है, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, यानी दलाई लामा को मानने वाले बौद्धिक लोग जो हैं कुछ ज्यादा यहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए
त्वांग क्षेत्र पर तो बहुत ज्यादा नजर है किसकी, चाइना की। इसके अलावा आप जरा सुनो, अभी 2022 के अंदर भी इस त्वांग वाले इलाके में चाइना के सैनिकों का और भारतीय सैनिकों का एक बहुत बड़ा झगड़ा यहां पर हो चुका है, और इसी वजह से भारत ने अब फॉरवर्ड मिलिट्री यहां बढ़ा दी है। फॉरवर्ड पॉलिसी जो होती है ना, उसके अकॉर्डिंग भारत लगातार बॉर्डर वाले इलाके में चौकियां बना रहा है, नए नए हथियार यहां पर तैनात कर रहा है, यहां पर सैनिक भी ज्यादा संख्या में तैनात हो गए हैं, और हर प्रकार की रसद यहां पर उपलब्ध करा दी गई है। यानी अगर थोड़ा सा भी तनाव हुआ तो बिल्कुल भारतीय सेना एक्शन के मूड में आ जाती है, पर यहां पर गोलीबारी नहीं हो सकती। मतलब गोलीबारी आप नहीं कर सकते, तनाव जरूर कर सकते हैं। अब ये गोलीबारी क्यों नहीं हो सकती है, उसके बारे में भी आपको मैं आगे बताने वाली हूं। अब आप देखिए, भारत और चाइना के बीच में कई बार सीमा पर तनाव हुआ था। 1988 की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि बार बार सीमा पर भारत की सेना और चाइना की सेना लड़ाती है। इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे चाइना जाना चाहिए। उस समय ये प्रधानमंत्री जी थे। राजीव गांधी जी कहाँ पहुंच जाते हैं, चाइना के अंदर, और चाइना जाकर बोलते हैं कि ये बार बार जो तनाव बढ़ता है इसका एक हमको निर्णायक डिसीजन कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा, ताकि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए, और जो सीमा विवाद है उसे बैठकर हम बातचीत कर लेते हैं। पर चाइना ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और तनाव लगातार बना के रखा, ना सीमा विवाद को लेकर सुलझाने के लिए बात करी। समय बीता, और समय बीतने के साथ साथ 1996 के अंदर एक बार फिर से दिल्ली के अंदर बैठक होती है, जिसमें चाइना के रिप्रेजेंटेटिव और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व बैठते हैं, और यहाँ सिग्नेचर होता है कि भाई चाइना और भारतीय सैनिक में तो बार बार तनाव होता है, बार बार लड़ाई होती है, और इस वजह से ये ना हो कि छोटी सी गोलीबारी आगे जाके एक भयानक रूप धारण कर ले और भयानक युद्ध यहाँ हो जाए। और इसीलिए इस सीमा विवाद को लेकर इस तनाव को कम करने के लिए 1996 के अंदर 29 नवंबर 1996 के अंदर एक समझौता किया गया भारत और चाइना के बीच में कि अब से तनाव जरूर होगा, पर यहाँ पर गोलीबारी नहीं हो सकती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल गलवान घाटी में 2020 की जो झड़प हुई थी वो आप सभी को याद होगा। गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसमें एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी नहीं करी, पर चाइना के सैनिक पूरी तरीके से तैयारी में आए थे, कांटे वाले तार लेके आए थे, बोतल फोड़कर कांच लेकर आए थे, यानी वो उनकी तैयारी में थे, पर यहाँ पर गोलीबारी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक कानून का उल्लंघन करना हो जाता। तो इस प्रकार की चीजें इनके द्वारा कर दी गई थी। अब अगर हम आज की स्थिति की बात करें कि अरुणाचल प्रदेश में आज क्या हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाके में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। इसी बॉर्डर वाले इलाके में हमारी ब्रह्मोस तैनात कर दी गई है, इसलिए चाइना अब तो नहीं सोचेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारी ब्रह्मोस को नहीं रोक सकता। यहाँ पर फाइटर जेट तैनात किए गए हैं और नए प्रकार की हवाई पट्टियां भी यहाँ बना दी गई है, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर अगर युद्ध हो तो रसद भी यहाँ पर पहुंच सके, सेना भी फटाफट यहाँ पर पहुंच सके, और इसके साथ साथ नए प्रकार के हथियार भी यहाँ पर पहुंच सके। तो नए नए प्रकार के डिफेंस को लेकर, हर प्रकार की सुरक्षा को लेकर कार्यवाही यहाँ कर दी गई है, और जो डॉग रोबोट बनाए हैं वो डॉग रोबोट भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो अब आप मुझे जरा बताइए, क्या अरुणाचल प्रदेश को लेकर अगर अगली बार चाइना किसी प्रकार का क्लेम करता है तो भारत को यहाँ पर क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या एक बार फिर से इसकी लैंग्वेज में से समझाने की बजाय एक गोलीबारी करके इसको समझाना चाहिए? क्या एक बार फिर से भारत और चाइना का युद्ध होने वाला है इन सारी चीजों को लेकर? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखेगा। बाकी भारत की तरफ से तो काफी अच्छी तैयारी अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो ही चुकी है, जो बात बहुत अच्छे से चाइना समझता भी है और जानता भी है कि अगर फ्यूचर में लड़ाई हुई तो 1962 जैसा हाल नहीं होगा, क्योंकि इस बार सारी की सारी चीजें अलग हैं। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।